तो वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ अनदर टॉपिक। और ये वेल नोन टॉपिक है, मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। अब सेक्शंस चेंज हो गए हैं तो नए सेक्शंस देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो मेंटेनेंस में अभी क्योंकि सारा अभी इनिशियली हम लोग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कवर कर रहे हैं और ये वन ऑफ दोज फेमस डिस्प्यूट्स में से एक है मेंटेनेंस का। अगेन वापस से मैं सारे चीज़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ही हम कवर कर रहे हैं और पहली 3 वीडियोस में हमने वही कवर करा है। जुरिसडिक्शन हो गई, टाइटल्स हो गए, इंडेक्स हो गया, ठीक है, मेमो ऑफ पार्टीज हो गया। ये मुझे लगता नहीं है इस स्टेज तक अब मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है, और अगर मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है भी तो आप जाओ वो वीडियो देखो। ठीक है, तो इसको सीधा अब हम पेटिशन से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स हमें पता है क्या होता है, ठीक है, और मेमो ऑफ पार्टी हमें मालूम है क्या होता है। फोटोज़ लग जाती है, ये फोटोज़ देख लो, शायद पहली बार ही देख रहे होगे, पुराने ड्राफ्ट्स में नहीं थी। ठीक है, आ जाते हैं सीधा पिटीशन पे। ऊपर हमें मालूम है पहले क्या लगता है, केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट लगता है, उसके बाद आपका इंडेक्स, उसके बाद मेमो ऑफ पार्टी, उसके बाद पिटीशन स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी पिटीशन स्टार्ट हो गई है उसकी मेंटेनेंस की। अब ये हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं जाता, ये मेंटेनेंस का प्रोविजन जो अलग से बिल्कुल दे रखा है वो अलग से दे रखा है। पहले था सीआरपीसी में, अब दूसरे सेक्शंस में है, चेंज हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, और तीसरा वही है एक और, देख लेना और कुछ नहीं करना, कुछ चेंजेस नहीं करने। जैसे यहाँ 125 है, वहाँ पे कुछ और सेक्शन होगा, वो देख लेना, मेरे को अभी रिमाइंड नहीं है। आगे चलते हैं, फिलहाल हम ड्राफ्ट की बात करते हैं। वो सब सेक्शंस वगैरह आप देख लेना, उसमें कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं है, उसमें कुछ करना नहीं है। अब अगेन वापस से अगेन आप बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है क्या है। तो मैं फिर बता दूं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जब हम जाते हैं तो स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आपकी स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टांस टिल द नेक्स्ट और टिल द एंड ये सेम रहता है। और स्टोरी लाइन मोर और लेस सेम रहती है, क्योंकि आप एक केस में कुछ और दूसरे केस में कुछ और ग्राउंड्स और नहीं लिख सकते या नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत ऐड ऑन सब्सट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप फाइल करते हो केस तो एक दिन में तो नहीं करते हो, समय थोड़ा थोड़ा समय लगता है। हो सकता है डायनामिक्स चेंज हो गए हो, कुछ नए फैक्ट्स आ गए हो, कुछ नया ऐड हो गया हो, तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली ऐड ऑन करते चले जाओगे। लेकिन पुराने फैक्ट में से कुछ ना ही छेड़ो तो अच्छा है, आपके केस को हार्म करेगा ट्रायल में। तो फिर से आ जाते हैं, ये एक केस है जो यूँ कह लो, ये वाला केस अभी हाल ही में विड्रॉ हुआ है, बिल्कुल रिसेंट केस है जो चल रहा था। क्यों विड्रॉ हुआ, किस रीज़न से हुआ, मैं बताऊंगा अभी आगे ये ख़त्म होने के बाद। फिलहाल ड्राफ्ट की बात करते हैं तो अगेन फिर से सेम चीज़ें, लैंग्वेज बेशक अगर अच्छा देखना, जो मैंने जो ड्राफ्ट पुराने जो रेफर करे हैं, जो दिखाए हैं अलग सेक्शंस की, लैंग्वेज थोड़ी सी वेरी कर सकती है लेकिन मैसेज वही है। ठीक है, तो वो आप उस पर कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो लीगली वैलिड वाइफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखा है या यहाँ 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैसेज सब सेम आ रहा है। बोल वो वही रहा है कि शादी कब हुई, किन रिचुअल्स में हुई, कहाँ हुई, पार्टी का हमने एनेक्जर ए करके आईडी प्रूफ लगा दिया उसके एड्रेस प्रूफ की वजह के लिए या फिर उसके आइडेंटिटी के लिए, मैरिज प्रूफ लगा दिया, शादी दिखाना तो ज़रूरी है। अब ये मैंने पहले भी कवर करा है, मैं फिर एक बार बोल देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है और बच्चे कंफ्यूज होंगे। अगर मैरिज प्रूफ नहीं होता तो सर हम क्या करें, तो एफिडेविट फाइल हो जाते हैं स्टेटिंग कि हमारे पास मैरिज प्रूफ, मैरिज की फ़ोटो नहीं है या मैरिज कार्ड नहीं है, तो वो एफिडेविट के थ्रू वो आपकी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्टी के बीच में कोई कॉन्ज्यूमेशन था नहीं था वो आएगा, बेबी था या नहीं था वो आएगा, है या नहीं है वो आएगा। ठीक है, अब आ गए अगेन, अब फिर से हम वापस अपनी पिटीशन पे आ गए, फैक्ट्स पे आ गए। जो भी फैक्ट्स हैं अगेन सारे वही लिखने हैं, सारी क्रुएलिटी जिस तरह से लिखनी है वो यू आर योर ओन जज। जब आप फैक्ट्स ड्राफ्ट करते हो तो अगेन सब कुछ केस टू केस वेरी करता है, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो।
क्योंकि आपने इवेंचुअली दिखानी क्रुएलिटी है, मेंटल हो, फिजिकल हो, वर्बल हो, इकोनॉमिकल हो, आपको क्रुएलिटी दिखानी है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इसमें डालोगे। और ड्राफ्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एक, ये मैंने फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। आप कोई इंस्टेंस पहले हुआ कोई बाद में हुआ, आप उसको मिक्स मत करना। इस तरह से करना कि कोई जब उसको पढ़े तो उसे समझ आए चेन ऑफ इवेंट, कि हाँ इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। और मेरा पर्सनल सजेशन ये है, मेरा नॉट पर्सनल भी नहीं बोलूँगा, सजेशन ये है जो सीनियर्स का भी रहता है, हम लोग भी जब ड्राफ्ट करते हैं ड्राफ्ट को, तो ये रहता है कि जब आप मैट्रिमोनियल ड्राफ्ट करो तो उसमें आप डेट और टाइम को लेके बहुत स्पेसिफिक हो जाओ। क्योंकि जितना आप स्पेसिफिक रहोगे डेट और टाइम को लेके, कौन सा इवेंट कब हुआ, क्रुएलिटी का है, किसी भी और चीज़ का, उतना आपका केस स्ट्रांग होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं भी आऊँगा, कि कहाँ से जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है एक्चुअली स्टार्ट होते हैं, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो चाहे वो वाइफ की तरफ से हो। हालांकि जो चीज़ें डर्टी होती हैं कोर्ट में, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैरिट्स में नहीं जा रहा हूँ, कौन सच्चा है कौन झूठा है क्या नहीं, मगर जो चीज़ें डर्टी होती हैं वो यूजुअली स्टार्ट होती हैं वाइफ की तरफ से। अब उसको आप ये मत सोचना कि मैं जेंडर स्पेसिफिक हो रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ। डर्टी होने का मतलब ये है कि हस्बैंड्स पे बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं है टू अप्रोच द कोर्ट, एक्सेप्ट सेक्शन 9 कह लो, या डाइवोर्स कह लो, या यूँ कह लो कि अगर कुछ लेन देन है, रिकवरी वगैरह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिकवरी वगैरह ऐसा कुछ हो गया, तो बहुत बहुत लिमिटेड स्कोप है हमारे पास, हस्बैंड्स के पास, कि वो कोर्ट में जा के कुछ कर पाए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वाइफ्स के पास इतने सारे राइट्स हैं और वो सब अवेल करते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट बोल लो, या फिर हस्बैंड पे या उसके इन लॉज पे प्रेशर बनाने के लिए बोल लो, कुछ भी कह लो, मगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइफ मल्टीपल केसेस डाल सकती है, आप हस्बैंड को और इन लॉज को वो ड्रैग कर सकती है लिटिगेशन में। आई एम अगेन सेइंग कि मैं बायस नहीं होके बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एक राइट है जो उनके पास है। सच और झूठ बहुत बात की बातें होती हैं, इनिशियल स्टेज पे या फिर स्टार्टिंग में वो नहीं बताया जा सकता कितना सच था उनमें, क्रुएलिटी कितनी सच थी या कितनी नहीं थी। मैं बस केस फाइलिंग की बात कर रहा हूँ कि वाइफ इतने केस फाइल कर सकती है, हस्बैंड पे उतने राइट नहीं है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। तो उससे उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप अपने फैक्ट्स लिखोगे और इसमें सारा शो करोगे कि भाई कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, कैसे मिले कैसे नहीं मिले। कुछ पैराज इसमें से मैं एक पैरा पढ़ देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग इसमें शो अपनी इंटेंशन जो शो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ताकि आपको समझ आए जब हम कोई ड्राफ्ट करते हैं तो हमें क्या दिखाना ज़रूरी है, किस तरह दिखाना ज़रूरी है। जैसे ये यहाँ से फैक्ट्स मोर और लेस स्टार्ट है। That the husband of the petitioner, mother-in-law, father-in-law, sister-in-law have subjected the petitioner to cruelty, torture, harassment, dowry demand, sexual harassment, sexual behavior and violence since the beginning of the petitioner's marriage. The petitioner has been subjected to physical, mental, verbal, emotional, economical abuse by her husband and the above mentioned in-laws. The petitioner has been subjected to humiliation, ridicule, degrading taunts and insult for not bringing enough dowry. Most of the petitioner's valuable jewelry, Sridhan, are in the power and possession of the respondent, mother-in-law, sister-in-law, and father-in-law, and they have handed over just a few articles when they forced the petitioner out of her matrimonial house. The, they forced the petitioner out of her matrimonial house at Chhatarpur village. एड्रेस है ये उनका, ठीक है, एंड प्रेजेंटली कहाँ रह रही हैं वो है। तो इस छोटे से पैरा से आपको समझ आ गया होगा कि वो बताना क्या चाह रही है वाइफ, ये वाइफ की तरफ से डाल रहे हैं ऑब्वियसली हम। तो आपको समझ आ गया होगा कि उसने क्या करा, वाइफ ने सबको पार्टी बना दिया, हस्बैंड तो है ही है, मदर इन लॉ को भी, फादर इन लॉ को भी, सिस्टर इन लॉ को भी, और भी अगर होते तो शायद बना सकती थी। मगर अब कहने का मतलब ये है, आप फिर पूछोगे सर मेंटेनेंस में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का क्या काम है?
ये तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात है ना, क्योंकि मेंटेनेंस हस्बैंड ने देनी है और लेनी वाइफ ने है, तो इनको क्यों डाला हुआ मैंने? अगेन फिर वही बात कि ये स्टोरी जो लेने के चलनी है आपको वही लेके चलनी है स्टार्टिंग से एंड तक, जो है और जो हुआ है। डजंट मैटर ये मेंटेनेंस का डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ के बीच का ही हो बेशक, लेकिन आपको दिखाना है कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। ठीक है, इससे हमारी इंटेंशन क्लियर हो गई कि हम क्या दिखा रहे हैं। एक ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट है टू शो और टू डिपिक्ट कि क्रूएलिटी क्या हो सकती है, क्या है, मेंटेनेंस किस तरह से जाएगा और किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सारे फैक्ट्स आ जाते हैं। अगेन सारे फैक्ट्स आप क्लाइंट से पूछते हो कौन सी चीज़ कब से कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, कैसे वो एस्केलेट हुई और कोर्ट तक आना पड़ा। ठीक है, इसमें शॉर्ट बैकग्राउंड लिखा हुआ है कि भाई राजेंद्र प्रसाद जो लड़की के फादर थे, बीच में मीडिएटर से मिले, कैसे रिश्ता तय हुआ, कितना लेन देन हुआ। अब क्योंकि हम मेंटेनेंस में जा रहे हैं तो ये सब भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि जब शादी में थे, अब जब थे शादी हुई तो आपने कितना लेना देना किया, कितना डाउरी एक्सचेंज हुआ, कितना नहीं हुआ। अगेन लिखना और एक्चुअल में होने में फ़र्क हो सकता है, तो ये मत सोचना कि जो लिख दिया वो सच है या जो चल रहा है वो सच है। प्रूफ है बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो वो सिर्फ एक गवर्नमेंट्स है जो हमारे पिटीशन में है और हम डाल रहे हैं। सच और झूठ अगेन वो ट्रायल की बात है। ठीक है, इसमें जैसे इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 60,000 की रिस्पॉन्डेंट ने अर्निंग बताई अपनी इनिशियल, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए आप डाल रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हस्बैंड की अर्निंग डालनी है, उसकी कैपेसिटी डालनी है। और अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम है कि क्या कैपेसिटी है क्या नहीं, तो आप एक अंदाज़ा तो पता तो होता ही है, एज अ वाइफ आपको मालूम ही होता है कि आपका हस्बैंड क्या करता है और क्या नहीं करता, तो एटलीस्ट ये पता होता है कि आपको उसकी इनकम क्या है। और अगर नहीं भी कमा रहा वो कुछ, तो भी आपको मेंटेनेंस आप डाल सकते हो। ये मत सोचना कि भाई हस्बैंड अगर खाली बैठा तो मेंटेनेंस कैसे मांगे, हम किससे मांगे, आप डाल सकते हो एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ जजमेंट्स, इन नंबरेबल ऑफ जजमेंट्स। कोर्ट्स ने ये बोला है कि इवन इफ हस्बैंड इज नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी, ही इज लाइबल टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ। अब वो पैसा कहीं से भी लेके आए, क्योंकि मिनिमम वेज भी आज की डेट में 16, 18, 20 हज़ार के आसपास है, तो दैट इज द मिनिमम अ पर्सन कैन अर्न। उस बेसिस पे मेंटेनेंस कोड बांध देती है हस्बैंड के अगेंस्ट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि वाइफ भी अगर अर्निंग हो तो क्या हो सर, वाइफ अर्निंग नहीं हो तो क्या हो सर, और हस्बैंड नहीं हो तो क्या हो सर। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आती हैं। फिलहाल हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं ताकि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ड्राफ्टिंग कैसे होती है और किस तरह से प्रोसीड करते हैं। पूरा ट्रायल सिखाना तो बड़ा मुश्किल है अनलेस यू आर ऑन द ग्राउंड, मगर ये एक चीज़ है जिससे आप अपने ड्राफ्ट्स रेडी कर सकते हो, अब खुद बना सकते हो, और आने वाली जॉब्स में या करियर में आपको ये सब बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये सारा सब बैकग्राउंड है, कितना कमाया, कितना लिया। जैसे लास्ट पैरा, अगर इस पैरा का आप पढ़ोगे, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अमाउंटिंग टू ₹1,50,000 वर बोर्न बाय द पेटिशनर्स पेरेंट। यानी वाइफ बोल रही है कि मेरे पेरेंट्स ने इतना खर्चा किया, तो आपको वो सब दिखाना है कि आपने शादी में कितना खर्चा किया, कितना सोना दिया, कितना डाउरी दिया, कितने सामान दिए, सब कुछ शो करना है। प्रूफ हो या ना हो देखो फिर अलग बात है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको लगाओ। नहीं है तब भी दिया हुआ है तो आपको वैसे भी लिखना है और अदरवाइज भी लिखना ही है, दिखाने के लिए, शो करने के लिए कोर्ट को कि जी इतना इतना खर्चा हुआ। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं, इसको पढ़ लेना। ड्राफ्ट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो आपको दिखाए जा रहे हैं, तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ वीडियो में ही ट्रेल में है, पॉज कर करके देखना है। डोंट वरी अबाउट दैट। ये ड्राफ्ट जो आपको रेफर हो रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे फॉर योर ईज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें सारे अवर्मेंट्स। अब ये देखो, ये इंसिडेंट में आप बोलोगे सर इसमें हिंदी कैसे लिखी हुई है। पैरा 6 देखो, इसमें बीच में आओ, जो ये जो हाईलाइटेड पैरा है, बजट बढ़ाओ इतने में नहीं हो पाएगा। तो अगेन ये अवर्मेंट्स हैं, कहा नहीं कहा सब मैटर ऑफ ट्रायल है, मगर आपको पिटीशन में डालना बनाना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, तभी आपका केस कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। और अगर वो चीज़ यहाँ नहीं होगी तो वो कोर्ट में भी कभी उठाई नहीं जाएगी, सच्चा हो या झूठा होना ज़रूरी है यहाँ पिटीशन में, वरना वो आपके केस में आप कभी उस चीज़ को लेकर कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे।
कभी उसको रिकॉर्ड पे नहीं ला पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा हमने दिखा हुआ है कितना खर्चा किया, कितनी क्रुएलिटी की, कितना इन्होंने पैसा लिया, गाड़ी घोड़ा घर, क्या मांगा क्या नहीं मांगा, हमने कितना दिया कितना लिया, सब कुछ वही है, सब कुछ फैक्ट्स हैं। देखो जब आप ड्राफ्ट करते हो ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो क्लाइंट ने आपको स्टोरी बताई आपने एज इट इज वही ड्राफ्ट कर दी। आपको अपनी एक्सपर्टीज का भी थोड़ा यूज करना है। एटलीस्ट ये ध्यान रखना है जब आप शुरू में ड्राफ्ट करो कि कुछ आप ऐसा ना लिख दो कि वो आपके अगेंस्ट जा रहा हो। समझ रहे हो आप? ट्रायल में अगेन डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ड्राफ्ट में एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आपके कुछ अगेंस्ट जा रहा हो, आप खुद ही ऐसी चीज़ लिख रहे हो जिससे आप खुद फंस रहे हो। ठीक है, तो वो मत गलती करना। एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ मैं छोटी सी। जैसे एक ड्राफ्ट हमने हमारे क्लाइंट्स ने हमने एक ड्राफ्ट मेंटेनेंस का डाला था, जिसमें क्लाइंट जो सामने अपोजिट पार्टी थी, हस्बैंड पार्टी थी, उन्होंने अपनी पिटीशन में एक चीज़ लिख दी कि वी डज नॉट अलाउ आवर वाइफ्स टू गो आउट एंड वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स। तो देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू गो आउट, टू हैव हर और हिज लाइफ एंड लिव एज पर हिज ओन विम्स एंड फैंसीज। ठीक है, उन्होंने गलती ये करी जो क्रॉस में उठाई गई और जिससे थोड़ा उनका कंडक्ट आपको दिखाना होता है सामने वाली पार्टी का कि भाई किस तरह के ये लोग हैं, किस तरह की जो पार्टी है, उन्होंने एक्चुअली वाइफ को सही से रखा नहीं रखा। तो ये लाइन से क्या पता चल रहा है कि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली के, बहुत ऐसा सोचते हैं कि वाइफ किचन में ही रहनी चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको सामने नहीं आना चाहिए, उनकी जीन्स और पैंट्स नहीं पहननी चाहिए। तो आप समझ रहे हो, और अगर वो पहन ले तो वो किस तरह की क्रूरैलिटी करेंगे। तो आप एक इंटेंशन शो करते हो। जब आप पे प्रूफ नहीं होते हैं ना, तो आप सर्कमस्टांस क्रिएट करते हो, सर्कमस्टांसिस से दिखाते हो कि इन लोगों की ये थिंकिंग है, तो मतलब भाई वाइफ जो है वो तो जीन्स पैंट पहनने वाली है, वो क्यों किसी की सुनेगी, वो क्यों ऐसे रहेगी माहौल में जहाँ पे उसको दबा के रखा जा रहा है। तो आप समझो, प्रूफ नहीं भी होता ना कभी कभी, तो ये आपकी अवर्मेंट्स बहुत काम आते हैं क्रॉस के टाइम पे। वो क्रॉस के टाइम में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ड्राफ्ट करते समय कुछ ऐसा ना लिख दो कि वो आपके अगेंस्ट में यूज हो जाए। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ड्राफ्टिंग के साथ। ठीक है, अगेन सारे फैक्ट्स, सब कुछ फैक्ट। अच्छा, ये ड्राफ्ट मैं पर्सनली आपको जरूर बोलूँगा, इस ड्राफ्ट को, थोड़ा बड़ा ड्राफ्ट है, इसको पढ़ना ज़रूर बहुत डिटेल, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं, इसमें जो वाइफ है उसको एक मेंटल प्रॉब्लम है, एक स्किज़ोफ्रेनिया जिसे हम बोलते हैं, भूलने की बीमारी, उसको एक कंडीशन है जिसमें हम इस केस में डिस्प्यूट ये कर रहे हैं कि हमने हस्बैंड पार्टी को बताया था कि उसको ये प्रॉब्लम है, ये जानते हुए भी उन्होंने शादी करी और हमसे 10, 11, 12 लाख रुपए जो भी था वो लिया। अब जब वो डिस्प्यूट में आ गया तो उनका कहना क्या हो गया कि जी हमें तो नहीं बताया था कि इसको ये कंडीशन है। तो आप समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या किया क्या नहीं किया एक वो अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन जब ट्रायल में जो वो बात आ गई, अब हस्बैंड ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको मालूम था कंडीशन है, उसने किया, लेकिन अब वो कोर्ट में क्या कह रहा है कि जी हमें नहीं मालूम था, हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, उसकी मेंटल कंडीशन हमें कभी बताया नहीं गया। तो दिस इज हाउ यू प्ले, दीज आर द लूप होल्स। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप अगर आप प्रूफ कर दोगे, अब उस चीज को, ये मैटर ऑफ ट्रायल है कि आप अगर आप प्रूफ कर दोगे कि भाई उसकी मेंटल कंडीशन थी लेकिन हमें बताया नहीं गया था, तो आपका केस स्ट्रांग हो सकता है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको पढ़ लेना, पढ़ पाओ, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरह से जो है चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न लेती हैं या ले सकती हैं कोर्ट में। आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि ये जो पिटीशंस तो हम बता ही रहे हैं कैसे ड्राफ्ट होते हैं, बनती हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनका रिप्लाई भी आपको बताएं कि किस तरह से उनका रिप्लाई बनता है या WS बनता है। ठीक है, काउंटर कैसे किया जाता है उसको। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे काम आने वाली हैं। ठीक है, अगेन फैक्ट्स 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 अपने हिसाब से। पिटिशनर, क्योंकि पिटिशनर है, हम वाइफ हैं, हम तो हम अपने हिसाब से ही चीज़ों को लिखेंगे, समझाएंगे और प्रेजेंट करेंगे। सामने वाली पार्टी के हिसाब से नहीं करेंगे, ऑफकोर्स वो अपने रिप्लाई में करेगा जो भी करेगा। ठीक है, फैक्ट्स बहुत बड़ी पिटिशन है और बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, तो इनको ज़रूर देख लेना। फैक्ट्स ये सारे एनेक्जर्स हैं जो भी प्रूफ लगते हैं। ठीक है, इसमें प्रूफ भी बहुत सारे लगे हुए हैं, मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी।
क्योंकि पिछले ड्राफ्ट्स में इतना कुछ नहीं था, बहुत बेसिक था, शादी का कार्ड और ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें थोड़े बहुत प्रूफ्स लगा रखे हैं हमने जो हमारे पास थे। तो मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि किस तरह से उनको यूज़ कर। जैसे कॉपी ऑफ लीगल नोटिस इज हेयर विद एनेक्स्ड एज एनेक्सर सी। तो सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में क्या मतलब, लीगल नोटिस का क्या मतलब है? तो क्या हुआ था, देखो लीगल नोटिस का ना कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप लीगल नोटिस भेज सकते हो या नहीं भेज सकते, एक्सेप्ट जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 की बात आती है, चेक बाउंस की बात आती है, वो एक अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। वो एक इकलौता प्रोविजन है जहाँ पे लीगल नोटिस मैंडेटरी है। अदरवाइज आप लीगल नोटिस एक तरह का मैसेज है, आप एक सामने वाली पार्टी को वार्न कर रहे हो, चाहे वो सेटलमेंट के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो, चाहे वो रिकवरी के लिए हो। तो इसमें हमारे पास एक लीगल नोटिस आया था सामने वाली पार्टी से, जिसमें वो यही क्लेम कर रहे थे कि आपकी बेटी को यानी वाइफ को इसकी मेडिकल डिसऑर्डर था, हमें बताया नहीं, हमें मिस रिप्रेजेंट किया गया, हमें डिफ्रॉड किया गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एक लीगल नोटिस था जो उनकी तरफ से आया था। तो एज अ प्रूफ और एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड हमने उसको यहाँ लगाया। तो ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स में आप लगा सकते हो अपने उसमें, जो पुरानी वीडियोस में आपको नहीं देखने को मिले वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगले पैरा में देखो CAW सेल, कॉपी ऑफ द CAW सेल कंप्लेंट इज हियर विद एनेक्स्ड। अब CAW सेल सर क्या होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो जो ये जो ड्राफ्ट, ये जो कंप्लेंट्स है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है ना, आई वुड से 80% केसेस में यहीं से डिस्प्यूट जो है वो अराइज होता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, बट फिलहाल ब्रीफ में बता देता हूँ छोटा सा कि CAW सेल में वाइफ कंप्लेंट डालती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, यही सारे मोटे मोटे ग्राउंड लेके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट और उसकी फैमिली के अगेंस्ट, या फिर सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट, या फिर सिर्फ उसकी फैमिली के अगेंस्ट, ठीक है, जो एक टर्न लेता है बाद में। तो ये कंप्लेंट जो हमने पुलिस स्टेशन में फाइल करी थी, ये वो लगा दी है तो अपने टू सब्सटैंशिएट द केस कि भाई हम वहाँ पे भी गए थे, ठीक है। ये कुछ लेटर्स हैं जो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज हुए होंगे, या उन्होंने साइन स्टैम्प किया होगा उसको उस शादी के टाइम पे, या अदरवाइज वो लगा दिया है, ठीक है। अगेन सारे फैक्ट्स हैं, इनको केयरफुली पढ़ लेना, ठीक है। अब आप आ जाओ, हम इसको पकड़ लेते हैं, पैरा नंबर 28। तो अब ना, क्योंकि हम मेंटेनेंस की ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आपको हम उसके एक्सपेंसेस, उसके खर्चे, उसका रहन सहन, उन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए भी ये ड्राफ्ट बनाना है, क्योंकि हम हस्बैंड से मेंटेनेंस सीख कर रहे हैं वाइफ के लिए, ठीक है। तो ये पैरा देखो इसमें 28 में, दैट द पेटिशनर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर द राइट ऑफ द रेजिडेंस in the matrimonial home or an appropriate amount for the respondent from the respondent for arrangement of the residence of the petition according to the matrimonial home, at least a sum of rupees 10,000 needed for the petitioner for shelter of roof in Delhi। तो वाइफ अब क्या कह रही है कि भाई क्योंकि मैं उस घर पे नहीं रह रही, मैं अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के साथ अभी नहीं अगर रह रही हूँ अपने पुराने घर में, मैं अलग से रहना चाह रही हूँ या अलग से रहती हूँ, तो मेरे को मेरे रेंटल हाउस के लिए 10,000 चाहिए। अब देखो सर, अब इसमें क्या होता है, आप सोचोगे सर मेंटेनेंस का अमाउंट हम किस हिसाब से मांगे, किस हिसाब से वो कोर्ट हमें ग्रांट करेगी, या फिर क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला है उसका मेंटेनेंस मांगने का और कोर्ट के ग्रांट करने का? तो देखो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका हस्बैंड कितना कमाता है, ठीक है, उस हिसाब से, अपने खर्चों के हिसाब से, या फिर आप जो लाइफस्टाइल, कुछ जजमेंट्स हैं इसमें, बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं बहुत अंदर जाऊंगा तो, बट बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि इनफैक्ट एक्ट इटसेल्फ सेज कि जो वाइफ पुराना जैसा रहते आ रही है, जिस हिसाब का उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसी हिसाब से उसको अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रखा जाएगा बाय द हस्बैंड, ठीक है। उतने ही एक्सपेंस उसके उस मेंटेनेंस उस हिसाब से बनाया जाएगा। सेकंड एस्पेक्ट बहुत सारे हैं, हस्बैंड की इनकम भी उस हिसाब से होनी चाहिए। अब उसकी 20,000 रुपये इनकम है तो 25,000 20,000 तो मेंटेनेंस नहीं बनेगी, क्वाइट ऑब्वियस। मगर कहने का मतलब ये है कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है मेंटेनेंस आपके मांगने का और कोर्ट के ग्रांट करने का, ठीक है। आप बस अपने अवर्मेंट्स डालोगे उस बेसिस पे कि आपको पता है हस्बैंड की इनकम अगर 50,000 है तो आप 50 तो नहीं मांगोगे, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो लेकिन आप ट्राई भी करोगे कि मैक्सिमम मिल जाए, चाहे वो 30 हो, चाहे 35 हो, चाहे 40 हो। अगेन लिखना और होना
बहुत अलग चीज़ है। इन दोनों को डिमार्केट और सेग्रीगेट करके रखना प्लीज़, मिक्स मत करना, लिखना और होना अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अगेन जुरिस्डिक्शन वाला आ गया पैरा, जो हर किसी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान रखना। ये केस भी द्वारका में चल रहा था क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन द्वारका की थी, एज पर दी रेजिडेंस ऑफ दी वाइफ इन दिस केस। अदरवाइज हस्बैंड भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन हस्बैंड, देखो सर हस्बैंड, अभी क्वेश्चन आ गया, हस्बैंड मेंटेनेंस मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? बिल्कुल मांग सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस ही होते हैं, मैंने तो नहीं देखे, मगर 100 में एक केस होगा जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ से मांग रहा होता है मेंटेनेंस। और ये बहुत अनयूजुअल और अनइमेजिनेबल केसेस होते हैं कि ऐसा हो रहा हो। मगर अगर आप पूछो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, हाँ जी हो सकता है, आप फाइल कर सकते हो, मेंटेनेंस सीख कर सकते हो अपनी वाइफ से। आगे चलते हैं। तो दैट द रिस्पोंडेंट इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब हमने पूरा बताया, देखो कि हस्बैंड क्या करता है, उसकी इनकम क्या है, और हमारी मतलब मैं यानी वाइफ, हमें कितना मेंटेनेंस बनता है देना। तो हम इसमें कितना मांग रहे हैं, हस्बैंड की इनकम बताई हमने 60,000 रुपये, वाइफ कितना मांग रही है 25,000 पर मंथ, बिसाइड 1 लाख ऑन अमाउंट ऑफ लिटिगेशन एक्सपेंस। लिटिगेशन एक्सपेंस यानी एडवोकेट का जो भी वो फीस वगैरह है, जो भी है वो चीज़। ठीक है, पढ़ लेना ड्राफ्ट, अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रेयर, अगेन प्रेयर में वही चीज़ मांगते हैं हम जो ऊपर सीख कर रहे हैं मेंटेनेंस। हमने टोटल क्या यहाँ पे क्या डाला, prayed that this honorable court may kindly be pleased to pass an order thereby directing the respondent to pay 35,000 to the petitioner per month as maintenance from the date of leaving her matrimonial home and to pay an amount of rupees 1 lakh as litigation। ये हो गई हमारी प्रेयर। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो सीख कर रहे हो वो प्रेयर में हो। प्रेयर में ही नहीं होगा तो जज आपको ज़िंदगी में वो चीज़ ग्रांट नहीं कर पाएगा। अभी ये तो बहुत छोटी चीज़ है, हम आगे जब बात करेंगे, ये तो सिंपल है, सिंपल ड्राफ्ट्स हैं, सिंपल प्रेयर है। कई प्रेयर्स ऐसी होती हैं सिविल डिस्प्यूट में, कंज्यूमर डिस्प्यूट में, कि उसमें आप 2 3 4 5 चीज़ें भी मांगते हो, और अगर आपने कुछ मिस कर दिया और उसको फाइल कर दिया और वो केस चल गया, और आप सोचोगे मैं उसको बाद में मांग लूँगा या बाद में उसको कोर्ट से सीख कर लूँगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोर्ट सिर्फ आपके ड्राफ्ट तक सीमित रहता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रेयर। अगर प्रेयर में आपने वो चीज़ नहीं लिखी है, वो डिमांड नहीं मांगी है, तो कोर्ट उसको देना तो दूर कंसिडर भी नहीं करेगी। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, बट दिस इज हाउ इट गोज। पेटिशन खत्म, प्रेयर खत्म, एफिडेविट अगेन आई विल नॉट रिपीट दिस। ये एफिडेविट हो गया आपका। अब ये हो गया इंटरिम मेंटेनेंस। अब सर इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है, ये तो नई चीज़ देखने को मिल गई, पुराने ड्राफ्ट्स में तो ऐसा कुछ था नहीं। मेंटेनेंस में क्या होता है कि आप जब केस मेंटेनेंस का डालते हो तो हम सबको मालूम है, और बच्चे को पता है, और सबको पता है कि जब कोर्ट में केस जाता है तो वो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं, 2 3 4 5 साल लग जाते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नो शॉक इन दैट। मगर ऐसे केसेस में क्या होता है, वाइफ जब मेंटेनेंस का केस डाल रही होती है, वो इनकेपेबल है ऐसे एक्सपेंसेस को संभालने के लिए, बार बार कोर्ट आने के लिए, अपनी डेली लाइफ को जीने के लिए, तो एक एप्लीकेशन इसके साथ जाती है, इसमें भी और डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करेंगे उसमें भी अलग से, कि हमें एक इंटरिम मेंटेनेंस मिल जाए। ठीक है, इसको पेटिशन नहीं बोलेंगे, ये एक एप्लीकेशन है फॉर इंटरिम मेंटेनेंस, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस मोस्ट। ठीक है, यानी कि इंटरिम का मतलब क्या हो गया कि जब तक वो मेंटेनेंस का मेन ड्राफ्ट चल रहा है तब तक मेरे को परमानेंट मेंटेनेंस मेरी नहीं ग्रांट हो रही है, मेरा केस जो है जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 4 साल, तब तक के लिए एक ऐसा अमाउंट बांध दिया जाए ताकि मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस और डेली सर्वाइवल कर सकूं, अपने लिए भी, और अगर मेरा बेबी है या बच्चे हैं उनके लिए भी। तो ये वो एप्लीकेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाता, सेम मोरलेस ऊपर की सेम चीज़ें जाती हैं। आप बहुत शॉर्ट में लिख देते हो कि जो मैटर है कोर्ट में पेंडिंग है, और हम इसमें एक लाइन ये डाल देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा होता है यूजुअली एप्लीकेशंस में जो पेटिशन के साथ जाती है, दैट द पेटिशनर हैज़ फाइल्ड द पेटिशन अंडर सेक्शन 125 CRPC, द कंटेंट्स ऑफ द सेम मे बी काइंडली रीड एज पार्ट एंड पार्सल of this para as the same have not been repeated herein for the sake of brevity। यानी कि इस एप्लीकेशन में हम वो सारे फैक्ट्स रिपीट नहीं कर रहे जो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिए, वरना कोई फायदा नहीं है, ऊपर भी वही लिखो, नीचे भी वही लिखो, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, उसके साथ में ये एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं
ऑन द बेसिस ऑफ दोज ग्राउंड जो ऊपर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो हम इसलिए यहाँ रिपीट नहीं कर रहे। सेम चीज़ कुछ नया नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला पैराज है ये। अगेन मेंटेनेंस मांग रहे हो 35,000 का, ठीक है। अब इंटरिम में हमने वही मांग लिया। देखो मैंने बताया उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप लिख तो कुछ भी सकते हो। तो हमने जो एक्चुअल प्रेयर है हमारी 35,000 मेंटेनेंस हम मांग रहे हैं डिस्पोज ऑफ होने में केस, हमने इंटरिम में भी वही डाल दिया। हमें डालने में कुछ नहीं जा रहा, मिलेगा हमें वही जो कोड जज साहब अपने हिसाब से ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगेन हमने सिर्फ ये लिखा दिया कि कितना कौन सी कंपनी में है, क्या कमा रहा है, सेम छोटी सी एप्लीकेशन है। प्रेयर में भी सेम चीज़ आ गई, 35,000 हम मांग रहे हैं, सब कुछ सेम है। बस एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो अलग जा रही है, ठीक है। इसको अलग ही जाएगी क्योंकि पेटिशन हमारी अलग है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो अलग है, ये इंटरिम है। अब जब ट्रायल चलता है ना आपका, तो ट्रायल का मैंने पूरा प्रोसेस बताया था फर्स्ट वीडियो में, वो देख लेना। तो ये एक मिसलेनियस एप्लीकेशन है जो बीच में टेकअप होती है, बिफोर ट्रायल, कह सकते हैं बिफोर एक्चुअल ट्रायल स्टार्ट्स। जब आप पेटिशन फाइल करोगे, पेटिशन फाइल होगी तो आपकी ना सबसे पहले मेंटेनेंस बांधी जाती है। तो सबसे पहले इस पे हियरिंग होती है, पहली तारीख पे, दूसरी तारीख पे, तीसरी तारीख पे। इस पे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इस पे भी रिप्लाईज आते हैं, और इस पे प्रॉपर आर्ग्यूमेंट होते हैं, जज साहब सुनते हैं, उस हिसाब से ही ये बांधी जाती है। उसके बाद आपका प्रॉपर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने बताया था, PE, DE, आर्ग्यूमेंट्स, क्रॉस और ये सब, ठीक है। आगे अगेन पिटीशन के साथ आपने एफिडेविट डाला, एप्लीकेशन के साथ आप एफिडेविट डालोगे। एफिडेविट तो मैंडेटरी है, आप कुछ भी डालो। अब आगे वापस से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। ये भी हम बात कर चुके हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, मैरिज कार्ड, लीगल नोटिस, जो भी सब डॉक्यूमेंट्स है एडिशनल सब्सटैंशिएट करने के लिए आपका केस, CWSL की कंप्लेंट, लेटर, लीगल नोटिस, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ वही डॉक्यूमेंट्स सारे वही आ गए, ठीक है। फोटोज, लीगल नोटिस, CWSL की कंप्लेंट्स, ये सब ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा, इसको गो थ्रू कर लेना। ये CWSL की कंप्लेंट है, इस पे भी हम आएंगे, एक अलग टॉपिक है क्योंकि ये ऑल टुगेदर और एक अलग वीडियो है, मगर ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, तो इसको लगाया जाता है साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स एंड सीजन एक्सपेंसेस, ये लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आप पुलिस स्टेशन में भी देते हो जब CWSL की कंप्लेंट जाती है, और आप कोर्ट में भी लगाते हो कि आपने कितने आर्टिकल्स, कितना सोना, कितना क्या कुछ जो है सामने वाली पार्टी को दिया, उसकी एक लिस्ट आप देते हो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो अदरवाइज हो। ये वो लिस्ट है। ये लेटर्स हैं, जो भी प्रूफ वगैरह होगा सामने वाली पार्टी पे, यहाँ पे जो भी आपके पास है वो लगा दो, जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करता हो, ये ध्यान रखते हुए, ठीक है। अब ये जो है लास्टली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोमेस्टिक वायलेंस में एक्ट में और मैट्रिमोनियल एक्ट्स में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि मेंटेनेंस में, जहाँ पे मेंटेनेंस सीख कर रहे हैं, जो दो जगह कर सकते हैं हम, DV में और मेंटेनेंस में। तो इसमें एक जाता है इनकम एफिडेविट ऑफ बोथ दी पार्टीज, ठीक है। एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर नॉन एग्रीगेरियन डिपोनेंट्स ऑफ पेटिशन। लैंग्वेज में मत जाओ, कंफ्यूज मत होना, सिंपली समझ लो, ये एक इनकम एफिडेविट है ऑन बिहाफ ऑफ द वाइफ, क्योंकि हम अपनी पिटीशन डाल रहे हैं। अब सर क्यों, ये इसका क्या रेलेवेंस है? अब देखो, क्योंकि ये मेंटेनेंस का केस है, तो कोर्ट को ये एसेस करना बहुत ज़रूरी है कि पार्टीज की इनकम एक्चुअली है क्या, कितना वो कमा रहे हैं, उनके पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, उनके पास कितने लोन्स हैं, उनके पास कितने डिपेंडेंट्स हैं टू टेक केयर ऑफ। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि पिटीशन आपने डाली और जैसा आपने अपने हिसाब से अंदाज़ा मार के उसको मेंटेनेंस बांधी, नहीं जी नहीं। उसको कुछ चाहिए कोर्ट को कि वो एक रीजनेबल अमाउंट पे पहुंच पाए, चीज़ें देख के कि हाँ जी इतना अगर मैं बांध दूंगा तो ये दिस अमाउंट वुड बी अ रीजनेबल अमाउंट, और जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं हस्बैंड की, जिसके भी अगेंस्ट मेंटेनेंस बन रही है, वो उसकी फुलफिल हो जाएंगी अगर उसके सैलरी में से या अर्निंग में से एक अमाउंट उसको निकाल के उसकी वाइफ को दे दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है ये ललिता की तरफ से, यानी कि हमारी पिटिशनर की तरफ से है। अब नाउ दैट शी इज़ नॉट अर्निंग,
अब सर आप बोलोगे वो तो कमाई नहीं रही है तो उसका क्या इनकम एफिडेविट जाएगा? देखो देखो, कमाए या ना कमाए, उसका अकाउंट है, वो हमें जिस दिन भी आप पिटीशन डाल रहे हो उससे 3 साल पहले तक का अकाउंट स्टेटमेंट, अब चाहे उसमें जीरो ट्रांजैक्शन हो, आपको वो ट्रांजैक्शन लगानी है इस पिटीशन के साथ, इस एफिडेविट के साथ, इनकम एफिडेविट के साथ, ये दिखाने के लिए कि आपकी कोई अर्निंग नहीं है या फिर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, अगर कमा रहे हो तो कितना ट्रांजैक्शन आपके अमाउंट में हो रहा है और कितना आप कमा रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक परफॉर्मा सा बना हुआ है, परफॉर्मा में ही हम लोग फिल इन कर देते हैं नाम, एज, ठीक है, एजुकेशन, सेम चीज़ें, पेरेंट्स, डेट ऑफ मैरिज, बेसिक डिटेल, डेट ऑफ सेपरेशन, जनरल मंथली एक्सपेंस। अब मैं ललिता, एज ललिता, इसमें बताऊंगी या गा कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है और कैसे है। अब सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा ना कि 35,000 लिख दिया, आपको एक रीजनेबल दिखाना पड़ेगा कि हाँ मंथली मेरे इतने कपड़े का खर्चा है, इतना मेडिकल एक्सपेंस है, इतना स्कूल का है, या इतना घर का है, इतना रेंट का है। उसके बाद आप खुद भी एक अमाउंट पे पहुंचोगे कि हाँ इतना मांगेंगे तो शायद ये दिस वुड बी अ रीजनेबल अमाउंट टू आस्क फॉर मेंटेनेंस। 35,000 लिखा। अब ये जब पढ़ोगे आप डिटेल्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग मेंटेनेंस बीइंग पेड, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, क्योंकि वो कमा तो वैसे भी नहीं रही है, उसको कुछ है तो है नहीं। तो ये देखो अभी पैरा कॉलम सी आ गया, डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट फैमिली, अगेन कमा नहीं रही है, तो ये ड्राफ्ट आपके लिए समझना इजी है। कमा नहीं रही है तो फिर क्या ही हम फिल इन करेंगे ना किसी भी चीज़ पे, कमा रही होती तो हम डालते कि भाई हाँ ठीक है, डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट इतने हैं, कमा रही है, उनके लिए दे रही है, कुछ भी कर रही है, ना ना एन एन एन, नॉन एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ई, बच्चे, बच्चे है ही नहीं, क्या डालोगे, कुछ भी नहीं। चलो आगे, कुछ होते तो हम इसमें जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मैरिज, अगर बच्चे होते तो एक होता, दो होता, तो हम यहाँ लिख देते, एक बच्चा, दो बच्चा, एज और उनका ये सब कुछ लिख देते। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इनकम होती तो कुछ होता। अब देखो डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ डेपोनेंट, कुछ है ही नहीं, जीरो, इसलिए वो उसमें कुछ जाएगा नहीं। अभी देखो फर्निश कॉपीज ऑफ बैंक स्टेटमेंट, अब ये 3 साल की जो मैंने बोला बैंक स्टेटमेंट डालनी है आपके पास जितने भी अमाउंट। देखो अब फिर वही बात आ जाती है, टैक्टिक्स की जब अगर बात करते हैं ना, तो जैसे लोगों पे 2-2 3-3 अकाउंट भी होते हैं। अब उसने क्या करा कि अब वो कमा रही है, मान लो कमा रही है, उस पर जॉब है अच्छी खासी, शी इज अर्निंग वेल, मगर अब वो क्या कर सकती है, वो अपना वो अकाउंट ना दिखा के वो दूसरा दिखा दे जिसके बारे में हस्बैंड को भी नहीं मालूम। उस केस में क्या होगा कि देखो ये तो मैटर ऑफ ट्रायल और टैक्टिक्स है। अगर आपको अंदाजा है, सामने वाली पार्टी को अंदाजा है कि भाई वो कमा रही है, अच्छा कमा रही है, उसका अकाउंट है, उसका कोई और अकाउंट है, तो समहाउ आप कोर्ट से भी ऑर्डर ले सकते हो कि इसका वेरिफिकेशन करवाया जाए कि इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स है, लेकिन वो अकाउंट उन्होंने शो नहीं करा हुआ। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा नहीं हो पाता, या पार्टीज नहीं इतना दिमाग लगा पाती या कर पाती, तो क्या करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट आ गई वो आ गई, उसमें ज़्यादा पुश नहीं करते हैं लोग, हालांकि करना चाहिए, ठीक है। मगर ठीक है, बेसिक के लिए समझने के लिए आपको ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट है। अब देखो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स ऑफ पार्टीज एक्वायर्ड, क्या क्या हमें मिला स्त्री धन के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे या हमने दिया, वो सब आ गया। ठीक है, ये फिक्स फॉर्मेट है जिसमें आपको बस डिटेल डालते चले जाना है, जैसे डिटेल्स ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ डेपोनेंट। अब यहाँ पे जैसे हस्बैंड की तरफ से अगर हम होते तो हमें यहाँ डालना पड़ता, मैं अपनी अर्निंग भी डालता, मैं ये भी डालता कि मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन पिता हैं या रेंट है, सारी डिटेल्स आप लेते कि उनका खर्चा इतना है, इतना है, इतना है, ताकि आप बीइंग हस्बैंड आपकी जेब से जितना कम पैसा हो सके एज मेंटेनेंस उतना कम निकले एज अ हस्बैंड। क्योंकि आपको अगर मेंटेनेंस कम देनी है, आपकी मेंटालिटी तो ये है कि भाई कम से कम मेंटेनेंस में दूं या जाए, ऐसे केसेस में स्पेशली जो लिटिगेट हो रहे होते हैं, तो आप अपना खर्चा दिखाते हो जितना दिखा सकते हो, मगर वो भी ध्यान रखना है, उसमें भी ध्यान रखना है कि इनकम भी तो आपको देखनी है, कि पता चले आपने 60,000 की आपकी इनकम है, आप दिखा रहे हो खर्चा 70,000 का, भाई ऐसे थोड़ी होता है, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, चल रहे हैं। अब यहाँ पे सामने वाली पार्टी की डिटेल अगेन डाल दी हमने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 60,000 सैलरी, लिस्ट ऑफ, अगर हमें मालूम है कि उनके पास क्या क्या एसेट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, जो भी है वो हम यहाँ लिख देंगे। चले ये एक फॉर्मेट आता है बना बनाया, उसमें हम डिटेल्स फिल इन करते चले जाते हैं। ये हो गया आपका एफिडेविट, इनकम एफिडेविट फिनिश, सेम तरह से जैसे बाकी एफिडेविट होते हैं
और ये भी ओथ कमिश्नर से अटेस्ट हो जाता है। और ये देखो, ये रही बैंक स्टेटमेंट। जो हमारे केस में क्या था कि एक्चुअली हमारी जो ये लड़की थी ललिता, वो अर्निंग नहीं थी, इसलिए उसका जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक पेज का है। और अगर आप यहाँ से देखोगे 2020 से 2023, 3 साल, राइट। तो ये जो जो भी ट्रांजैक्शन है छोटी मोटी, अगर आप देख रहे हो तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, कोई और भी वजह हो सकती है ट्रांजैक्शन की, विच इज़ वेरी नेचुरल, मगर अर्निंग नहीं है उसकी, तो वो ट्रांजैक्शन ये नहीं है। लास्टली वकालतनामा, अगेन ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, पार्टीज़ के बारे में, हमारे बारे में, हमारी अथॉरिटी के बारे में। तो ये हमारा एक और टॉपिक कवर हो गया, मेंटेनेंस का। कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता नहीं होगी, क्योंकि ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट ही इसीलिए हमने ऐसे टॉपिक से किया है कि आपको एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बहुत इजी ड्राफ्ट से स्टार्ट किया, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से ड्राफ्टिंग बनती है, चलती है और होती है। क्योंकि ये जो ड्राफ्ट्स है ना, इसमें मोर और लेस आधे पैरास तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट वो फैक्ट्स वाला पैरा। अदरवाइज मोर और लेस इट इज़ दी सेम, सेक्शन चेंज हो रहे हैं और ड्राफ्ट सेम हो रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अनदर टॉपिक। थैंक यू।